अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीनियों को, गज़ा पट्टी को और हमास को इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद यमन से मिल रही है, और वो भी पूरे यमन से नहीं बल्कि यमन के सिर्फ इस इलाक़ा से जहाँ पर हौसियों की यानी अंसारुल्लाह की हुकूमत है। सवाल यह है कि हौसी कौन है या अंसारुल्लाह कौन है। अमेरिका ने भी हौसियों के सामने हथियार डाल दिया है, इंग्लैंड को पीछे हटना पड़ा, ट्रम्प को हौसियों की तारीफ़ करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा, और अब इजराइल पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से हमला हो रहा है। इजराइल की नींद हराम हो चुकी है, इजराइल भी पलटवार कर रहा है, यहाँ हमला कर रहा है, लेकिन यमन के हौसियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब हौसियों का हमला इजराइल पर होता है तो पूरे इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, डर और खौफ का माहौल बन जाता है, और यहीं से गज़ा पट्टी को सबसे ज़्यादा तक़वियत मिल रही है। हमास की क़यादत लगातार हौसियों की तारीफ़ कर रही है। तो सवाल यह है कि हौसी कौन है, इनके पास ताकत इतनी कहां से आई, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, और कब से यमन पर इनकी हुकूमत है। आइए इस वीडियो में पूरी तारीख को समझते हैं, और हौसियों की तारीख को जानने से पहले हमें यमन की तारीख को जानना होगा। ये जो नक्शा दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा यमन है, जो 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यमन के इस तरफ सऊदी अरब है, उसके बाद यमन के इस तरफ ओमान है, इधर अरबियन सी है, और इधर बहरे अहमर है। तो यमन के दो तरफ खुश्की है, यानी दो मुल्क है, और दो तरफ यमन के समंदर है। और यमन की जो तारीख़ है, जो तहज़ीब है, हज़ारों साल पुरानी है। कुरान करीम में यमन का तस्करा मौजूद है। कुरान करीम के सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है, ममलकत सबा का तस्करा है, मलके बिल्कीस का तस्करा है, और वो पूरा का पूरा यमन के ही हवाले से मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही यमन में इस्लाम आ गया था। उसके बाद खिलाफत राशिदा का यमन हिस्सा रहा, खिलाफत बनु अब्बासिया का हिस्सा रहा, खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। फिर ब्रिटिश एम्पायर ने खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद यमन पर कब्ज़ा कर लिया। फिर यमन में इनकलाब आया, और यहाँ मुसलमानों ने अपनी हुकूमत कायम की, ब्रिटिश एम्पायर को भागना पड़ा। उसके बाद फिर यमन दो हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ यमन और साउथ यमन, और ये तकसीम कई मरतबा ख़त्म हो जाती है, कई मरतबा ये तकसीम बाकी रहती है। 2011 में जब अरब बहारिया आया तो हौसियों ने यहाँ पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, और यहाँ की मुंतखब हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। फिर हौसियों ने यहाँ अपना इक़्तिदार संभाल लिया। साल 2015 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात ने कई अरब देशों के साथ मिलकर यमन के हौसियों पर हमला किया, लगातार निशाना बनाया, लेकिन सऊदी अरब हौसियों से जंग जीतने में नाकाम रहा। सऊदी अरब को कुछ भी कामयाबी नहीं मिल सकी। पलटवार करते हुए हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला किया, और तकरीबन 2023 से अब सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो रही है। और जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन का आगाज़ किया, इसराइल पर हमला किया, और इसराइल ने जब पलटवार करते हुए गज़ा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, गज़ा पट्टी में जेनोसाइड का आगाज़ किया, तो उसके कुछ महीनों के बाद हौसियों ने पहले बहरे अहमर पर हमला किया, तमाम जहाज़ों को टारगेट किया, और उसके बाद फिर इजराइल पर डायरेक्ट हमला करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। और ये जो यमन है और इजराइल है, इसके दरमियान काफ़ी फासला है। ये मिडिल ईस्ट का मैप है पूरा, और यहाँ देखिए ये यमन है, और यमन के इस तरफ ओमान है, इस तरफ यमन के बहरे अरब है, इधर रेड सी है, और ये पूरा का पूरा सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के बाद यहाँ जॉर्डन है, उसके बाद इजराइल है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। और यमन के पास, या कह लीजिए हौसियों के पास, वो हथियार है, वो टेक्नोलॉजी है, वो मिसाइल है कि यहाँ से मिसाइल फायर करते हैं, और इनका जो ये मिसाइल हमला है सऊदी अरब को और जॉर्डन को क्रॉस करके इजराइल पहुंचता है। और पिछले दिनों कई ऐसे हमले हौसियों ने किए हैं जिसका ज़बरदस्त नुकसान हुआ है इजराइल को, और इजराइल में जो तबाही है वो बढ़ती जा रही है। आइए मैं आपको पूरी तारीख़ समझा रहा हूँ कि यमन की तारीख़ क्या है, और मैंने पूरा पीपीटी तैयार किया है। तो यमन की जो तारीख़ है वो कुछ ये है कि यमन का जो कदीम ज़माना था, वहाँ सबा और हमेर की सल्तनत थी, हुकूमत थी। यमन का इलाका दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शामिल है। सबा की सल्तनत तकरीबन 1000 क़बल मसीह से 275 ईस्वी तक रही। मशहूर मलका बिल्कीस से मंसूब है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। उसके बाद
हिमारियात की जो सल्तनत है, जिसको हमीर सल्तनत कहा जाता है, उसने पूरे जनूबी अरब पर कब्ज़ा किया। यहूदी मज़हब को इस सल्तनत ने अपनाया था। रूमी, यूनानी और हबशी मौरख़ीन ने यमन को अरब का खुशहाल ख़ित्ता यानी अरबिया फेलिक्स करार दिया है। तिजारत का, ट्रेड का मरकज़ यमन रहा है एक ज़माने में। यमन कदीम ज़माने में लोबान, मुर, मसाले और इत्रियात की तिजारत का आलमी मरकज़ था। इसकी बंदरगाहें बहर अहमर और बहर अरब तक फैली हुई थी। 2 बंदरगाह इससे नज़दीक है। उसके बाद इस्लाम की आमद हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से यमन में इस्लाम की दावत दी और अहले यमन ने इब्तदाई दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया। यमन खिलाफत राशिदा, बनु उमैया और बनु अब्बास के ज़ेर असर रहा। फिर 9वीं सदी में ज़ैदी इमाम यहया बिन हुसैन अर-रसी ने नॉर्थ यमन में अपनी हुकूमत कायम की, जो कई सदियों तक ये सल्तनत चलती रही। उसके बाद उस्मानी दौर और यूरोपी दौर का आगाज़ होता है। 16वीं सदी में ओटोमन एम्पायर ने यमन पर कब्ज़ा कर लिया, अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। कुछ कबाइल यमन के साथ, कुछ कबाइल जो यमन के थे वो उस्मानी हुकूमत से लड़ते रहे, लेकिन उस्मानियों की हुकूमत बरकरार रही। उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर का ज़माना आ जाता है और 1839 में उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर का ज़माना आ जाता है और 1839 में ब्रिटिश एम्पायर ने यमन के अदन शहर पर कब्ज़ा कर लिया, जो बहुत तारीख़ी शहर है, इकोनॉमिक का सेंटर माना जाता है। और अदन जो है एक बहरी अड्डा भी बन गया और ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ से अपनी तिजारत को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यमन का जो दूसरा इलाका था सना, वहाँ पर ओटोमन एम्पायर की ही हुकूमत थी। उसके बाद जदीद दौर की बात आती है। 1918 में ओटोमन एम्पायर का ख़ात्मा हो गया और यमन में एक मुतवक्किल यमनी सल्तनत कायम हुई। फिर 1962 में यमन में इनकलाब हुआ मुतवक्किल यमनी सल्तनत के ख़िलाफ़ और यमन अरबी जमहूरिया बन गया, जिसका नाम ही रखा गया रिपब्लिक ऑफ अरबिक यमन। उसके बाद जनूबी यमन की तकसीम हो गया, यानी 1967 में ब्रिटिश एम्पायर के जाने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन कायम हुई, जो सोशलिस्ट नज़रियात की हामिल थी। तो इस तरह यमन 2 हिस्सों में बट गया था, एक नॉर्थ यमन, एक साउथ यमन। लेकिन 1990 में यमन का इत्तेहाद हो गया। 1990 में नॉर्थ और साउथ यमन का अलायंस हुआ और रिपब्लिक ऑफ यमन कायम हुई। सना जो वहाँ का पुराना और तारीख़ी शहर है उसको राजधानी बनाया गया और अदन जो वहाँ का बहुत ही मशहूर शहर है, जो बिज़नेस का, ट्रेड का हब माना जाता है, तो उसको माशी सेंटर या कह लीजिए इकोनॉमिक कैपिटल करार दिया गया। उसके बाद 2011 का दौर आता है। 2011 में यमन में बहुत ज़्यादा खाना जंगी हुई और यमन में 2011 में जो खाना जंगी हुई तो उस खाना जंगी के नतीजे में वहाँ के सदर अली अब्दुल्ला सालेह को इस्तीफ़ा देना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा। 2011 में अरब के कई मुल्कों में बगावत हुई थी, जिसको अरब बहारिया कहा जाता है। अमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी। शाम में, त्यूनिस में, लीबिया में, मिस्र में और कई जगह हुकूमतें बदली और यमन भी उससे पूरी तरह मुतासिर हुआ। और यमन में जो लोग सबसे ज़्यादा एहतजाज करने वाले थे वो हौसी थे। अब ये हौसी कौन है, ज़रा इनका हम पस मंज़र जानते हैं, इनकी तारीख़ जानते हैं। तो शियों में एक फ़िरक़ा है जिसको ज़ैदी शिया फ़िरक़ा कहा जाता है और ये जो फ़िरक़ा है ये सुन्नियों से बहुत ज़्यादा करीब है। इसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं वो ज़ैदी शिया मज़हब की बुनियाद इमाम ज़ैद बिन अली, जो हज़रत इमाम हुसैन के नवासा थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और तब से ये जो ज़ैदी शिया फ़िरक़ा है शियों का एक चला आ रहा है और यमन में ज़्यादा असर व रसूख़ इस फ़िरक़े का रहा है। उसके बाद 1990 का ज़माना आता है जहाँ हुसैन बदरुद्दीन अल-हौसी नाम के एक शख्स ने एक तंजीम कायम की जिसको अंसारुल्लाह कहा जाता है। अंसारुल्लाह नाम 1990 की दहाई में हुसैन बदरुद्दीन अल-हौसी ने अंसारुल्लाह नामी तहरीक की बुनियाद रखी। शुरू में ये जो तहरीक थी, ये जो जमात थी, मजहबी सरगर्मियों में मशगूल थी, मज़हब की तबलीग का काम कर रही थी, सियासी सरगर्मियों में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे इस तंजीम ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू कर दी, हथियार की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और सऊदी अरब का जो असर व रसूख था यमन पर, उस असर व रसूख को कम करना शुरू कर दिया। ये देखिए कि यमन में सऊदी असर व रसूख, सल्फ़ी मदारिस और ज़ैदी इलाक़ों में सुन्नी अक़ायद के फ़रोग़ ने हौसियों में इज़्तिराब पैदा किया, बेचैनी पैदा की। हौसियों ने इसे अपनी सक़ाफ़त, मज़हब और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर किया। उसके बाद 2004 का ज़माना आता है और हौसियों ने यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। 4-5 जंगें हुई, हालांकि इन जंगों में हौसियों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हौसियों ने मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू कर दी। उसकी जो डिटेल्स है वो देखें कि
पहली जंग 2004 में हुई हौसियों की। 2004 में हुसैन अल हौसी और उनके मानने वालों ने यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठाया। हुसैन अल हौसी उस जंग में शहीद हो गए, लेकिन इनकी जो तहरीक थी कमज़ोर नहीं हुई। उसके बाद 2004 से 2010 के दरमियान 6 जंगें हुई, 6 छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। और ये जो लड़ाई थी यमन की हुकूमत और हौसियों के दरमियान सादा और दीगर नॉर्थ इलाकों में 6 शदीद लड़ाई हुई। इन जंगों में हज़ारों अफराद मारे गए और हज़ारों बेघर हुए। तो जो सादा का इलाका है वो हौसियों का गढ़ पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब सना भी हौसियों का गढ़ है। अब ये आप देखिए स्लाइड की अरब बहार और हौसियों का उरूज, जो 2011 का मैंने तस्करा किया कि अरब के कई ममालिक में नौजवानों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट शुरू किया, जमहूरियत की बहाली की मांग की, और यमन में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह को हुकूमत से हटाया गया, और जैसे उन्होंने हुकूमत से रिज़ाइन किया तो जो तख्त खाली हो गया था, कुर्सी खाली हो गई थी, हौसियों ने इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और साल 2014 में सना पर हौसियों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया, यमन पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। और जैसे यह सना पर कब्ज़ा हो गया हमें यमन के हौसियों का, यमन की एक तरह से जो हुकूमत है हौसियों के हाथ में आ गई। सऊदी अरब के लिए ख़तरे की घंटी थी, पूरी दुनिया ने इसको सीरियस लिया। और जो आर्जी तौर पर सदर बनाए गए थे, सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी, उन्होंने यमन को ही छोड़ दिया। सऊदी अरब का पूरा सपोर्ट था, इसके बावजूद ये मुल्क से भाग गए। अब देखिए कि सितंबर 2014 में हौसियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्ज़ा कर लिया। यमनी हुकूमत के बेशतर इदारे जो है मफलूज हो गए, बेकार हो गए। उसके बाद सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी जो है वो फ़रार हो गए। सना से पहले अदन आए और फिर वहाँ से वो सऊदी अरब चले गए, क्योंकि उनको लगा कि अब उनका मुस्तकबिल यमन में नहीं है। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन पर हमला शुरू किया। सऊदी अरब ने ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म के नाम से, यानी फैसला कुन तूफ़ान के नाम से ऑपरेशन का आगाज़ किया और यमन पर फ़िज़ाई हमला शुरू कर दिया। इस हमले का मकसद था हौसियों को पीछे ढकेलना और जो हादी हुकूमत थी उसको बहाल करना। इल्ज़ाम ये भी लगा कि ईरान जो है वो हौसियों को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहाद ये दावा करते हैं कि ईरान हौसियों को अस्करी यानी जंगी और माली इमदाद फराहम करते हैं। ईरान हौसियों की सियासी हिमायत करता है, मगर जो अस्करी इमदाद है, जो जंगी मदद है, उसके दावों को महदूद या मुबहम करार दिया गया है। अब जो 2025 की ताज़ा तरीन सूरत हाल यमन की क्या है तो वो देखिए, हौसी नॉर्थ यमन के बड़े हिस्से पर काबिज़ हैं। दारुल हुकूमत सना पर भी हौसियों का कंट्रोल है। इन्होंने सऊदी अरब और इमारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए। इंटरनेशनल सतह पर हौसियों को मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है। कुछ लोग इन्हें ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग इन्हें यमनी मजलूमों की मुज़ाहमती तहरीक यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट करार देते हैं। अब यमन के हौसियों का कितने इलाकों पर कब्ज़ा है, कितनी आबादी इनके अंदर में है, तो वो देख लीजिए। 2025 के वस्त तक यानी 2025 का अभी मई का महीना चल रहा है और अभी की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 28 से 33% रकबे पर अंसारुल्लाह का अमली कंट्रोल है। उसके अलावा भी जो है इनके एरिया में आता है उस पर इनका कंट्रोल है, लेकिन 33% तो मुकम्मल तौर पर इनके अंडर में है। और ये इलाका बुनियादी तौर पर नॉर्थ और वेस्ट यमन में वाक़ है, जो मुल्क की सबसे ज़्यादा गंजान आबादी है। सना यमन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। सादा, इमरान, अल महवीद ये मुकम्मल तौर पर हौसियों के कंट्रोल में है। हज्जा, अल हदीदा, जमार, इब, रेमा इनके बड़े इलाकों पर हौसियों का कंट्रोल है और ये यमन के बड़े बड़े इलाके या सूबे हैं। इसी तरह अलबैज़ा, मारिब, अलजूफ इनके भी ज़्यादातर जो इलाके हैं वो यमन के हौसियों के कंट्रोल में हैं। इन इलाकों में यमन की कुल आबादी का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा रिहाइश पजीर है। हौसियों की हुकूमत का तरीक़ाकार क्या है, हौसियों का सिस्टम क्या है, तो वो समझिए। हौसियों ने सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के नाम से एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम की है जिसका मरकज़ सना में है, यानी सना राजधानी है। और ये हुकूमत बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा नहीं है, लेकिन ये अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में शहरी खिदमात, टैक्स वसूली और कानून नाफिज करने के उमूर को संभालती है। हौसियों की जो हुकूमत है यमन में उसको इंटरनेशनल बिरादरी तस्लीम नहीं करती है। जैसे कुछ दिन पहले तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाता था, अब दुनिया ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। उसी तरह यमन में हौसियों की हुकूमत को न तो यूनाइटेड नेशन
मानता, न अमेरिका मानता, न दुनिया का कोई और भी देश मानता है, लेकिन वहाँ इनकी हुकूमत है। यमन में कई और ग्रुप्स की भी हुकूमत है, जैसा कि मैंने शुरू में मैं बताया था कि यमन के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग ग्रुप्स की हुकूमत है। तो वहाँ जो पहला ग्रुप और जिसको आलमी सतह पर माना जाता है उसको यमनी सदारती कौंसिल कहा जाता है। उसकी क़यादत रशाद मोहम्मद अल अलीमी के हाथों में है। और इनकी कहाँ कहाँ हुकूमत है वो देखिए। बैन अल-अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत जो है वो यमनी सदारती कौंसिल की है। इसके जो सरबराह हैं रशाद मोहम्मद अल अलीमी, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और यूएन की हिमायत हासिल है। जिन इलाक़ों पर इनका कंट्रोल है उसमें एक अदन है जो इनकी वक्ती तौर पर राजधानी है। उसके बाद मारिब है, इसका ज़्यादातर हिस्सा अभी भी हौसियों के कंट्रोल में है। उसके बाद शिबू है, हज़रमौत है, अलमहरा, लहज और अबीन, इनके कुछ इलाक़ों पर ही इनका कंट्रोल है, मुकम्मल पर है भी नहीं। और इसी को दुनिया एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम करती है। जो दूसरी हुकूमत है यमन में वो है STC की, जिसको साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कहा जाता है। और ये जो क़यादत है इदरोस अज़्ज़बीदी के हाथ में। इस तंजीम का, इस हुकूमत का जो नज़रिया है, इसकी जो आइडियालॉजी है वो ये कि साउथ यमन को नॉर्थ यमन से अलग हो जाना चाहिए, दोनों अलग अलग मुल्क बनेंगे। यूनाइटेड अरब अमारात इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। इसके कंट्रोल में थोड़ा सा अदन का एरिया है, थोड़ा सा लहज, अज़ाले, याफिज, ये जो एरिया है थोड़ा सा इनके हाथों में है। उसके बाद यमन के कुछ इलाक़ों पर अलकायदा और दाइश की भी मौजूदगी है, जैसे अबीन, शिबवा और अलबैज़ा के जो इलाक़े हैं यहाँ पर दाइश और अलकायदा की हुकूमत है, इनके कंट्रोल में ये इलाक़े हैं और इनका अपना असर व रसूख है। आप तफसील से इस मैप में या इस पेज पर समझ सकते हैं कि हौसियों की हुकूमत नॉर्थ वेस्ट में सना सादा इमरान पर है। उसके अलावा जो सेंट्रल यमन का एरिया है वहाँ पर भी ज़्यादातर पर हौसियों की हुकूमत है। साउथ यमन पर STC की हुकूमत है। और जो मशरक़ी यमन है यानी ईस्ट यमन का इलाक़ा, वहाँ पर यमनी हुकूमत कायम है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। उसके बाद मारिब के इलाक़ा कुछ हुकूमत के कंट्रोल में, कुछ मुतनाज़ और कुछ पर दूसरे लोगों की हुकूमत है। यमन की आबादी कुल कितनी है और यमन की मैशत इन दिनों कैसी है, यमन का सिस्टम इस वक्त कैसे चल रहा है वो जानते हैं। यमन की कुल आबादी जो है वो तकरीबन 4,17,73,878 है। आलमी दर्जाबंदी के लिहाज से दुनिया में 37वें नंबर पर यमन है। आबादी की जो सालाना शरह नुमू है यानी ग्रोथ रेट जो है ईयरली, तो वो 2.93% है। शहरी आबादी तकरीबन 33% है, यानी 13 मिलियन अफराद जो है वहाँ शहरों में रहते हैं। उसके बाद जो आबादी की कसाफत यानी वहाँ आबादी कितनी घनी है, तो तकरीबन 79 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर वहाँ रहते हैं। उसके अलावा यमन की जो आमदनी है वो क्या है। जंग से पहले यमन भी दुनिया के खुशहाल मुल्कों में से एक था। यमन में गुर्बत नहीं थी, बाहर की इमदाद पर यमन का इन्हिसार नहीं था। लेकिन जंग के बाद यमन का मुकम्मल इन्हिसार बाहर की इमदाद पर हो गया है। यमन की जो टोटल आबादी है वो खैरात, ज़कात और सदका पर मुनहसर हो चुकी है, क्योंकि यमनियों के पास कुछ इस वक्त नहीं बचा हुआ है। और आप यहाँ से समझिए कि जंग से पहले यमन में तेल और गैस की बरामदात थी। सऊदी अरब की तरह, यूएई की तरह तो यमन के पास तेल के ख़जाने नहीं थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं यमन में जहाँ तेल की पैदावार थी और उसकी वजह से वहाँ की जो इकनॉमी है, मैशत है, उसकी सूरत हाल ठीक ठाक थी। आप ये देखिए कि मुल्क की कुल बरामदात का 70-80% तेल और गैस से ही आता था, तो एक इकनॉमी का बड़ा ज़रिया था। मारिब, शुबा और हज़रमौत के इलाके में तेल के ज़खायर और कुएँ हैं। वहाँ रोज़ाना 2,50,000 बैरल तक पैदावार होती थी, जो मुल्क की बजट का एक अहम पार्ट था। उसके बाद जो यमन के लोग हैं, दूसरा जो इकनॉमी का ज़रिया था वहाँ मैशत का, तो यमनी लोग सऊदी अरब में, कुवैत में, यूएई में बड़े पैमाने पर जॉब से जुड़े हुए थे, मुलाजमत कर रहे थे। लेकिन जंग के बाद या हौसियों का कंट्रोल हो जाने के बाद उन सब को वहाँ से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाखों यमनी सऊदी अरब, यूएई, कतर और दीगर खलीजी ममालिक में काम करते थे। उनकी भेजी गई रकम यमन की मैशत का दूसरा सबसे बड़ा ज़रिया थी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सालाना 3 से 4 बिलियन डॉलर आते थे, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया। जो तीसरी वहाँ की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है वो ज़राअत और जानवरों की
परवरिश, यानी खेती बाड़ी होती है, जानवरों की परवरिश होती है, अब ये सब भी ख़त्म हो गया। यमन की 70% जो आबादी है वो खेती से वाबस्ता थी, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं रहा। माहीगीरी वहाँ होती थी, फ़िशिंग होती थी, लेकिन ये सब भी ख़त्म है। उसके अलावा जो एक और अहम अपडेट है वो है टूरिज़म से भी यमन को बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। यमन एक तारीख़ी जगह है, मजहबी सेंटर रहा है, तो यमन में बहुत सारे पुराने किले हैं, बहुत सारा पुराना इस्लामी वर्सा है, और इसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते थे। वहाँ की हुकूमत ने टूरिज़म को डेवलप भी किया था, लेकिन अब ये सब भी ख़त्म हो गया। यमन में तारीख़ी शहर जैसे सन्ना, शबाम, हज़रमौत और इस्लामी वर्सा दुनिया भर के विज़िटर्स को मुतवज्जे करता था। अक़वाम मुत्तहिदा ने सना को वर्ल्ड हेरिटेज करार दिया था और जंग से पहले वहाँ हज़ारों विजिटर्स आते थे, लेकिन अब ये सब यमन में नहीं रहा। जो एक और वहाँ आमदनी का ज़रिया था वो दस्ती सनतें और कारीगरी यानी हैंडीक्राफ्ट्स के ज़रिए भी, यानी वहाँ जो हैंडीक्राफ्ट थे, ज़ेवरात बनाए जाते थे, खंजर बनाए जाते थे, कालीन बनाई जाती थी, तो इन सब से भी बड़ी आमदनी होती थी। लेकिन अब ये सब ख़त्म है क्योंकि वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। जंग के बाद क्या हुआ, तेल के जो ज़खायर है वो तबाह हो गए, मुख्तलिफ ग्रुप के कब्ज़े में चला गया। खलीजी ममालिक ने लाखों यमनी मज़दूरों को निकाल दिया। ज़राअत और खेती पानी की किल्लत बमबारी से मुतासिर हो गई। माहीगीरी बंदरगाहों की नाकाबंदी से मुतासिर हो गई। सियाहत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ यमन का, और यमन खाना जंगी का शिकार हो गया। लेकिन हौसियों ने अपने इलाके पर कंट्रोल को बरकरार रखा, वो ना तो सऊदी अरब के सामने झुका। और जब 7 अक्टूबर के बाद गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है और इसराइल लगातार गज़ा पट्टी पर हमला करता है, तो यमन के हौसियों ने पहले इसराइल के जहाज़ों पर हमला किया, अमेरिका के जहाज़ों पर हमला किया, और उसके बाद डायरेक्ट इसराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। जो अब तक की अहम तरीन अपडेट है, अहम तरीन रिपोर्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि बहर अहमर में बहरी जहाज़ों पर जो हौसियों के हमले हुए, तो उसकी तफसील देखते हैं कि हौसियों ने बहर अहमर और बाब अल मंदब के इलाके में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसकी तफसील है गैलेक्सी लीडर्स। नवंबर 2023 में हौसियों ने इस इसराइली मिल्कियत वाले जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके 25 अमला को यरगमाल बना लिया, होस्टेज बना लिया। आपने वो वीडियो देखा होगा जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज था। इसराइल का जहाज़ था, हेलीकॉप्टर से यमन के हौसियों ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और पूरे जहाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया, और अभी तक यमन के हौसियों के कब्ज़े में वो इसराइली जहाज़ बरकरार है। यमन के हौसियों का दूसरा बड़ा हमला था MV टूटर पर। जून 2024 में इस जहाज़ पर हमला किया गया क्योंकि इसकी जो मालिक कंपनी का एक और जहाज़ इसराइली बंदरगाह हैफा में दाखिल हुआ था। उसके बाद तीसरा जो हमला हुआ इसराइल से रिलेटेड हमास का, वो था ट्रू कॉन्फिडेंस। इस जहाज़ पर भी हमला किया हौसियों ने क्योंकि इसमें इसराइली अहलकार थे और 3 मल्लाह की इसमें हलाकत हुई। उसके बाद 2023 के आखिर से 2024 के बीच तक हौसियों ने 100 से ज़्यादा शिप्स यानी बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं, जिनमें से कई को नुकसान पहुंचाया या कब्ज़े में ले गया, और अमेरिका को इनसे एक तरह से समझौता करना पड़ा था। उसके बाद यमन के हौसियों ने फिर इजराइल पर मिज़ाइल हमला करना शुरू कर दिया, बैलिस्टिक मिज़ाइल से, ड्रोन से और दूसरे हथियारों से। और उसकी तफसील देखिए कि हौसियों ने इजराइल पर 2023 के आखिर से अब तक 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों का ज़्यादातर हदफ इसराइल का जनूबी शहर ईलात रहा है, जो बहर अहमर के किनारे वाक़ हैं। जो अहम हमले हैं उनकी तफसील देखते हैं। नंबर 1, तिल अबीब ड्रोन हमला 19 जुलाई 2024। हौसियों ने तिल अबीब में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर ड्रोन हमला किया, जिसमें एक की हलाकत हुई और 10 जख्मी हुए। यह हमला इजरायली दिफाई निज़ाम की नाकामी की वजह से मुमकिन हुआ। इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का दिया गया ठाठ इस हमला को रोकने में नाकाम रहा। और ये वो डेटा है जो इजराइल ने जारी किया, वरना इससे ज़्यादा नुकसान हुआ इजराइल का, क्योंकि इजराइल अपने नुकसान को लगातार छुपाने की कोशिश करता है। इजराइल पर जो हौसियों का दूसरा ख़तरनाक हमला था वो इसी महीने 4 मई 2025 का, जब इजराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट को तबाह कर दिया यमन के हौसियों ने। हौसियों ने इजराइल
اسرائیل کے مرکزی ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کیا، جس سے بن گورین ہوائی اڈے کے قریب کی سڑک اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، 8 لوگ زخمی ہوئے، اور اس حملے کے بعد کئی دنوں تک اسرائیل کا بن گورین ایئرپورٹ بند رہا۔ وہاں جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے اپنی سروسز کو ان لوگوں نے بند کر دیا تھا۔ بن گورین ایئرپورٹ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گورین کے نام سے منسوب ہے اور لگاتار حوثیوں کی طرف سے اس ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک اور جو طاقتور حملہ کیا ہے یمن کے حوثیوں نے، وہ 15 ستمبر 2024 کو حوثیوں نے ایک ہائپر سونک میزائل اسرائیل پر داغا، جو 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مرکزی اسرائیل میں گرا تھا۔ اس حملے سے علاقے میں آگ لگ گئی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسی خبر سامنے آئی۔ اس کے علاوہ بھی دسیوں ایسے حملے ہیں اسرائیل پر یمن کے حوثیوں کے، جس نے اسرائیل کی نیند کو حرام کیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے پلٹوار کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نکل کر سامنے نہیں آتا۔ امریکہ نے حملہ کیا تھا یمن کے حوثیوں پر، پھر امریکہ پیچھے ہٹا اور ٹرمپ نے کہا کہ حوثیوں کو ہم نے سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حوثی نہیں مانے، اور حوثیوں سے ہمارا سمجھوتا ہو گیا ہے کہ وہ اب ہمارے جہازوں پر بحیرہ احمر میں حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے امریکہ کی بات کو ابھی تک نہیں مانا، اسرائیل پلٹوار کرتا ہے اور یمن کے حوثیوں کا بھی حملہ اسرائیل پر جاری ہے۔ اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں، جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں عبد المالک الحوثی، جو انصار اللہ کے موجودہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے صاف اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی باہر نہیں نکل جاتی، غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارا حملہ اسرائیل پر نہیں رکے گا۔ جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ شروع کیا تو دنیا کے کئی اور علاقوں سے بھی غزہ پٹی کو سپورٹ ملا، اسرائیل پر حملہ شروع ہوا۔ اس میں سب سے پہلا نام ہے حزب اللہ کا، جس نے لبنان سے اسرائیل پر حملہ شروع کیا، دونوں طرف سے کافی کشیدگی رہی۔ اس میں حزب اللہ کے کئی کمانڈر کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور بالآخر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی ہو گئی اور حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ اب بند کر رکھا ہے۔ شام سے کچھ گروپس کا حملہ ہو رہا تھا، اسرائیل پر وہ حملہ بھی بند ہو چکا۔ اس کے بعد عراق کے کچھ گروپس کا یعنی عراقی ملیشیا کا حملہ ہو رہا تھا اسرائیل پر، وہ حملہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن یمن سے جو حملہ شروع ہوا تھا اسرائیل پر، وہ حملہ ابھی تک بند نہیں ہوا اور لگاتار نقصان پہنچایا گیا۔ یمن کے صنعا میں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس پورے ایئرپورٹ کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ سادہ جو گڑھ ہے حوثیوں کا، اس پر لگاتار بمباری کی ہے۔ اس کے باوجود یمن کے حوصلوں میں، ان کی ہمت میں کمی نہیں آتی اور دونوں طرح مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں گے احتجاج کی، پروٹیسٹ کی، سڑکوں پر اتر کر مظاہرہ کرنے کی، تو اب تک اسرائیل کے خلاف اور فلسطین اور غزہ پٹی کی حمایت میں جو سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں یمن نمبر 1 ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش کا نمبر ہے، پاکستان کا نمبر ہے، یا پھر انگلینڈ کی ایک ریلی کا نمبر آتا ہے جس کو ملین مارچ کا نام دیا گیا۔ لیکن 2 ملین سے زیادہ لوگ صرف یمن کے ہی مظاہرے میں شریک ہوئے اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور جنگی طور پر بھی، عسکری طور پر بھی عبد المالک الحوثی اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی جو حکومت ہے، لگاتار وہ مدد دے رہی ہے۔ حوثیوں کی حکومت کو یمن پر دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن یمن کے حوثیوں نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر کے ضرور دکھا دیا ہے کہ یمن پر وہی حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت ان کے ہی پاس ہے۔ سعودی عرب نے تقریباً 10 سالوں تک حملہ کیا، جنگ کی، لیکن سعودی عرب کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اربوں ڈالر کا سعودی عرب کا خرچ ہوا، امریکہ کا ہتھیار سعودی عرب کے پاس تھا، لیکن ان ہتھیاروں سے بھی یمن کے حوثیوں کا کچھ نقصان نہیں ہوا، ان کی حکومت برقرار رہی۔ اور اب امریکہ نے حملہ کیا، پیچھے ہٹنا پڑا یمن کے۔ اب اسرائیل ان پر حملہ کر رہا ہے اور ان کی ہمت میں، ان کی بہادری میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور یمن کے زیادہ تر حصوں پر ایک طرح سے ابھی تک ان کی ہی حکومت ہے، اور امید یہی ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا کو یمن پر حوثیوں کی، انصار اللہ کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ تاریخی ویڈیو؟ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو پسند ہے اس طرح کی ویڈیو تو اپنا فیڈ بیک دیجئے تاکہ آئندہ بھی ہم اس طرح کی تاریخی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔